हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना शंकर सर और हम शुरू करने जा रहे हैं इस वन शॉट प्लस पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा वाला चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहले रहने वाला सॉलिड स्टेट, जिसका वेटेज सीईटी में मुझे मिनिमम 3 क्वेश्चन टू मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक रह सकता है। तो शुरुआत करते हैं विदाउट डिले के सर इस चैप्टर में क्या क्या वो पॉइंट्स है जो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बोर्ड से थोड़ा अलग प्रिपेयर करना जरूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं सीधे कि अगर हमें सॉलिड्स की स्टडी करनी है तो पहले सॉलिड को करते हैं क्लासिफाई। तो बेस्ड ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास जो भी सॉलिड है उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तो होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि पार्टिकल्स एकदम प्रॉपरली अरेंज है, और एमोर्फस यानी जो भी पार्टिकल्स जिससे वो सॉलिड बना है वो थोड़े से रैंडमली अरेंज रहेंगे, है ना। तो सीधा जाते हैं पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन आता है दोनों के डिफरेंस को लेके। तो जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स थे वो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट में थे। इनका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज तक प्रॉपर है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर तक ऑर्डर है फिर गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है, लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर रहते हैं क्योंकि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर वेल अरेंज्ड होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट हमें शार्प मिलते हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूं अमोर्फस सॉलिड्स की, जिनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ग्लास हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, बहुत कम स्पीड में वो फ्लो करेगा, इसको ईयर्स लगेंगे, 50 ईयर्स 60 ईयर्स लगेंगे थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। लेकिन इट इज ऑब्जर्व दैट कि ग्लास खास करके जो अमोर्फस सॉलिड है वो विथ टाइम थोड़ा 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 ग्रेविटी की तरफ फ्लो होता है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। इनके पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। बाई चांस इनमें ऑर्डर मिली भी तो वो शॉर्ट रेंज के लिए रहेगा, थोड़ा सा ऑर्डर मिलेगा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। हर सॉलिड के हर हिस्से में अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट है, इसलिए दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सीईटी में आने का पक्का चांस है वो है अनाइसोट्रोपी। व्हाट इज मीन बाय अनाइसोट्रोपी सर? अनाइसोट्रोपी यानी अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करता हूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं मान लो एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लाइट का प्रॉपर्टी है, इधर से मैं लाइट डालता हूं तो जब एटम्स पास हो रहे हैं, सॉरी लाइट पास हो रही है तो ए या फिर बी पार्टिकल्स में से गुजर रही है। मान लो इसका आंसर आ गया एक्स, और अगर मैंने डायरेक्शन बदला तो अब की बार जो लाइट जाएगी वो ए बी अल्टरनेट में से जाएगी, उसका वैल्यू आएगा वाई। अब ये एक्स और वाई सेम नहीं आएंगे, क्यों? जब लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही थी तो पार्टिकल्स का सीक्वेंस अलग था, जब टॉप टू बॉटम या तिरछा आ रही है तो पार्टिकल्स का सीक्वेंस अलग है। और इसी वजह से हमें याद रखना है properties like refractive index, thermal properties and electrical conductivity are different in different direction। मतलब डायरेक्शन बदला और प्रॉपर्टी बदली तो उसे बोला जाता है अनाइसोट्रोपी। ये किसकी खासियत है? क्रिस्टलाइन की। इसी का रिवर्स एक शब्द होता है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी माने इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रॉपर है ही नहीं, आप कहीं से भी लाइट डालो या फिर थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करो, हर डायरेक्शन में आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो दे एग्जिबिट सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, आइसोट्रोपिक। एमोर्फस सीईटी पीवाईक्यू है, सीईटी पीवाईक्यू है। डायरेक्शन बदला प्रॉपर्टी बदली अनआइसोट्रोपिक, डायरेक्शन बदला प्रॉपर्टी नहीं बदली आइसोट्रोपिक। एग्जांपल्स बर्फ, आइस है, NaCl है, सोडियम है, गोल्ड है, कॉपर है, डायमंड, ग्राफाइट, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार, मेटालिक ग्लास, ये भी मेटालिक ग्लास जैसे पीवाईक्यू है लास्ट ईयर का। तो ये जो है ये अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें दो और शब्द सीखने हैं जो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है आइसोमॉर्फिज्म, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। आइसो माने सेम, मॉर्फ माने स्ट्रक्चर। तो दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स जो दिखते सेम है, इनको बोला जाता है आइसोमॉर्फिज्म। टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टू और मोर। एक इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट ईयर सीईटी का पीवाईक्यू है, आइसोमॉर्फ्स जो कंपाउंड होते हैं उनका एटॉमिक रेशियो जो होता है वो सेम ही होता है। एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रेशियो है 1:1 1:1। सोडियम नाइट्राइट और कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम H2 नाइट्रोजन H2 ऑक्सीजन 1:3, कैल्शियम H2 कार्बन H2 ऑक्सीजन 1:3। तो ये भी याद रखना है। इसका रिवर्स होता है सर पॉलीमॉर्फिज्म। जब अलग अलग कंपाउंड सेम शो कर रहे थे तो आइसोमॉर्फिज्म। अब सेम कंपाउंड है लेकिन क्योंकि जब सॉलिड बन रहा था, क्रिस्टलाइज हो रहा था, तब फिजिकल कंडीशन अलग थे, तो इसके वजह से सेम ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर दिखते हैं।
पॉली माने मेनी, मॉर्फ माने स्ट्रक्चर। अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस। क्यों ऐसा होता है? तो फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जैसे मान लो एक एक लिक्विड था, मेल्ट किया हुआ, वो सॉलिड बन रहा है, उसके लिए मैंने टेम्परेचर बहुत सडनली कोल्ड कर दिया, वो सडनली फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक सॉलिड को मैंने धीरे 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 सॉलिड होने दिया, तो उसका पार्टिकल या सॉलिड जो है वो दिखने में अलग दिखेगा। याद रखना एग्जांपल्स दो दिए हैं, एक दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बना कैल्शियम कार्बोनेट से ही है, लेकिन कैल्साइट अलग दिखता है, एरागोनाइट अलग दिखता है। तो कैल्साइट एंड एरागोनाइट आर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, बट इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। सिलिका का होता है SiO2, इसके भी 3 पॉलीमॉर्फ मुझे मिलते हैं, अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबलाइट। याद रखना पॉलीमॉर्फिज्म अगर एलिमेंट में होता है तो उसको सेपरेट वर्ड एलोट्रोपी यूज किया जाता है। जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स डायमंड है, ग्राफाइट है और फुलरीन है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम टेक्स्ट बुक ने हमें एक एग्जांपल भी दिया है कि क्रिस्टोबलाइट ऐसे दिखता है, अल्फा क्वार्ट्ज ऐसे, ये सारे बने हुए सिलिका से ही है। सबका फॉर्मूला बेसिक SiO2 ही है, लेकिन तीनों दिखने में अलग है क्योंकि जब बन रहे थे तब फिजिकल कंडीशन अलग-अलग थे। फिर हमें करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई, क्योंकि एमोर्फस का तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर मैं क्लासिफाई करता हूँ, तो बेस्ड ऑन जब ये सॉलिड बना तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे थे। जैसे मान लो आयोनिक बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसको आयोनिक सॉलिड बोलना है। कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स अगर सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। अगर मॉलिक्यूल्स फ्रीज होके अगर बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, और अगर मेटल्स है तो उसको मेटालिक सॉलिड बोला जाता है। वन बाय वन यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आयोनिक सॉलिड से। एक आसान सा एग्जांपल लेके चलते हैं NaCl का। NaCl अगर किसी को भी बोला तो इमेजिन होता है Na+ और Cl-। तो जो आयन से बना है, चार्ज आयन से, उसको आयनिक सॉलिड बनते हैं। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन, नेगेटिव चार्ज को एनायन। ऑब्वियस है ये चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आयनिक सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियस है NaCl को इमेजिन करो, उसको प्रेस करो वो हार्ड लगेगा, लेकिन हैमर करो टूट जाएगा, तो ये हार्ड एंड ब्रिटल है। अगर आपने कभी नोटिस किया, आप लोग अगर मान लो NaCl को तवे पे डाल दो, वो पहले येलोइश हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, लेकिन मेल्ट नहीं होएगा। तो आयनिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। याद रखना ये जरूरी बात, अगर वो सॉलिड स्टेट में है, आयोनिक सॉलिड माने NaCl का क्रिस्टल है, तो वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन वही अगर मैं उसको पानी में डाल के उसके आयंस बनाता हूँ या फिर उसको हीट करके मेल्ट कर देता हूँ, तो उस केस में ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, पोटेशियम सल्फेट, CaF2, KCl वगैरह है। सॉल्ट तो पहचानने में आ जाएंगे। दूसरा होता है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। जैसे आयोनिक सॉलिड आयन से बना है, चार्ज आयन से बना है, वैसे कोवेलेंट सॉलिड एटम से बना होता है, न्यूट्रल एटम्स। ये एटम एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। जैसे कि मान लो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन पड़ोसी 4 कार्बन को अटैच है, फिर हर एक कार्बन और 4-4 कार्बन से अटैच है, और 4-4 कार्बन से, और ऐसे कंटिन्यू हो रहा है ना। हर कार्बन बराबर 4 कार्बन से आगे अटैच रहेगा और इसका जायंट नेटवर्क बनेगा, जायंट नेटवर्क। तो इसलिए 3 डायमेंशनल नेटवर्क होते हैं और इनको इसीलिए जायंट मॉलिक्यूल बोला जाता है। ऐसे क्रोर्स ऑफ एटम्स टुगेदर आते हैं। इनमें जो एंटायर क्रिस्टल रहेगा, चाहे डायमंड छोटा रहे चाहे डायमंड बड़ा रहे, वो एंटायर क्रिस्टल को आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल कंसिडर करना होता है। डायमंड को इमेजिन करो, वेरी हार्ड है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो नो डाउट बहुत ज्यादा होते हैं। एंड ये बात भी याद रखना कि ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि है ना, तो जो भी कोवेलेंट बॉन्डेड है, सिलिका वगैरह जो भी है, सारे के सारे पुअर कंडक्टर्स है। लेकिन याद रखना जो सीईटी में भी पूछा है, डायमंड इवन दो दुनिया का वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर है। एंड सिमिलरली सर ग्राफाइट की बात करूं तो ग्राफाइट में क्योंकि बेंजीन जैसे रिंग्स रिपीट होते रहते हैं, इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये बॉन्ड डीलोकलाइज हो सकते हैं, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। अदरवाइज ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जांपल क्या है, डायमंड, सिलिका जो CeTPyQ, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड Bn और कार्बोरेंडम जो कि एक हीरे का ही प्रकार है। तो ये सारे जो है वो
नेक्स्ट मेरे पास जो सॉलिड आता है वो आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नो डाउट आयोनिक सॉलिड आयन से बना, कोवेलेंट सॉलिड एटम से बना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स के फ्रीज होने से बनता है, यानी सॉलिडिफाई होने से बनता है। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है सर? तो इनमें ऑफिशियली कोई बॉन्ड नहीं होता। मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं और वो फ्रिज या सॉलिड हो जाता है, तो हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं सर? तो सबसे पहले जो होता है वो होते हैं वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कैसे पहचानना है? मॉलिक्यूल पोलार होना चाहिए। पोलार यानी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। एग्जाम्पल HCl H2O और SO2, ये सारे पोलार मॉलिक्यूल्स है। सीईटी हमें पूछेगा SO2 सॉलिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हमें बताना पड़ेगा वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद में होते हैं ऐसे वाले सॉलिड्स जो वेरी वीक डिस्पर्शन फोर्सेस से बाइंडेड होते हैं। कैसे पहचानना है सर? मॉलिक्यूल नॉन पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर माने उस पर प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। जैसे CH4, कार्बन और हाइड्रोजन में एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं, और ये चारों तरफ से तो बैलेंस हो जाता है। सिमिलरली H2, अर्गोन, नियॉन, इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये नॉन पोलर है। तो ये वेरी वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, या फिर इनको एक वर्ड यूज किया जाता है वेंडरवॉल्स फोर्सेस। वेंडरवॉल्स फोर्सेस भी इनको बोला जाता है, वेंडरवॉल्स फोर्सेस। फिर आते हैं आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका कंडीशन होता है हाइड्रोजन अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। खास करके फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के साइड में जब हाइड्रोजन डायरेक्टली आता है तो उस केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जैसे H2O का बर्फ बना है, NH3 को सॉलिड कर दो, HF को सॉलिड कर दो। अब आप बोलोगे कि सर ये HCl जैसे एग्जाम्पल जो है H2O, ये दोनों तरफ आ रहे हैं, तो एग्जाम में आए तो क्या करना है? तो याद रहे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं पावर आपको बता दूं, इन फोर्सेस की पावर, तो सबसे पावरफुल होता है C, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और फिर होते हैं वेंडरवॉल्स फोर्सेस। तो ये पावर का इफेक्ट होता है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ गए और बोथ ऑप्शन नहीं आया, बोथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग टिक करना है। नो डाउट ये सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में या तो गैस या तो लिक्विड होते हैं। तो इनको फ्रीज करने के लिए पहले तो सॉलिड बनाने के लिए पहले तो फ्रीज करना पड़ता है, माइनस में जाना पड़ता है। तो ऑब्वियस इनको मेल्ट करने के लिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। ये पुअर इलेक्ट्रिकल एंड गुड इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, लास्ट में आते हैं मेरे पास मेटेलिक सॉलिड्स। नो डाउट मेटेलिक बॉन्ड और मेटल आयन से बने रहते हैं, है ना। मेटल के आयंस मेटेलिक बॉन्डिंग बना के टुगेदर मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं। मेटेलिक सॉलिड के लिए मेटेलिक बॉन्ड के लिए एक डेफिनेशन भी यूज होता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस इमर्स्ड इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। माने क्या कि जैसे मान लो लोहा है तो ये उसके न्यूक्लियस रहेंगे, न्यूक्लियस पे नेट चार्ज होता है पॉजिटिव, और उसके अराउंड ऑर्बिटल में लॉक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लॉक यानी वो ऑर्बिटल में होते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस में गिर नहीं सकते। तो क्योंकि ये जो सारे पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बराबर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जाएंगे। ऐसा क्यों सर? ऑब्वियस है, अगर मैंने क्या कर दिया, दो पॉजिटिव चार्ज रखे और बीच में नेगेटिव चार्ज रखे, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली जाके अंदर कोलैप्स नहीं होते, तो वो मैक्सिमम नेगेटिव चार्जेस इनके बीच में आ जाएंगे। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स कि ऐसे लगता है मान लो इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड है या फिर सी है, समंदर है, और उसमें ये न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड कर दिए है, इमर्स कर दिए है ना, ऐसे लगता है। लेकिन इस डेफिनेशन पे वैसे कोई कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तो है नहीं। आगे बात करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि मैलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, हैमर करके इनके थिन शीट्स बना सकता हूँ मेटल्स के। डक्टिलिटी यानी मैं इसको या तो मेल्ट करके या फिर हीट करके इनका वायर बना सकता हूँ। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नो डाउट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, चाहे उतने मेटल्स इसके एग्जांपल्स है। ओके, यहाँ पे वो टेबल है जिसमें सारांश आपको मिलेगा कि कहाँ पे क्या होता है। तो इस टेबल को देख लिया तो भी सारा सब कुछ रिवाइज हो जाता है, तो इसको देख लेना जरा। ओके, जैसे सीईटी क्वेश्चन क्या पूछता है सर, तो जरा ध्यान से देखो सीईटी क्वेश्चन हमें कैसे कैसे पूछ रहा है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड, ये 2025 का क्वेश्चन है, रिसेंट का। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज सिलिका, तो सिलिका क्या था, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड था। विच फॉर्म ऑफ सॉलिड्स इज आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब
डायरेक्शन बदलो, प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा, तो नो डाउट ये अमोर्फस है, और अमोर्फस कौन होता है? ग्लास होता है। तो ऐसे आसान से क्वेश्चन सीईटी पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेना, एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन है मेरे पास, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो रेगुलरिटी होती है, बिल्कुल होती है। मेल्ट साइड डिफाइन एट टेम्परेचर बराबर है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को अनआइसोट्रोपिक बोला जाता है। ये गलत है सर, बिल्कुल आइसोट्रोपिक नहीं होते, वो अनआइसोट्रोपिक होते हैं। सिमिलरली विच फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिबिट्स आइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक यानी वापस से वही हो गया क्या? एमोर्फस। एमोर्फस का एग्जांपल इनमें से है मेटेलिक ग्लास। तो ये सारे सीटी 2025 के आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और वो है कि ये क्रिस्टल बनता कैसे है। तो जरा याद रहे, जिस तरह से अगर मुझे रंगोली बनानी है, तो रंगोली बनाने के लिए मैं क्या किया करता हूँ? मैं कुछ डॉट्स बनाता हूँ, और उन डॉट्स को जोड़ के फिर बाद में रंगोली में अच्छे से रंग भरता हूँ। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इधर रंगोली बना रहा हूँ, ये ऐसे 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 ऐसे, ये डॉट्स नहीं बनाए होते तो शायद से मुझे आसान नहीं जाता है जो भी कुछ है, फिर मैं इसमें बाद में कलर फिल करूंगा। सिमिलरली सर, अगर मुझे एक सॉलिड को स्ट्रक्चर को बनाना है, क्रिस्टल को बनाना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ? 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन करता हूँ। इनको बोला जाता है लैटाइस पॉइंट्स। फिर उन पॉइंट्स के अगेंस्ट मैं कुछ एटम्स को इमेजिन करता हूँ, उनको बोला जाता है बेसिस। और अगर इनको मैं जोड़ दूं, इनको अगर मैं जोड़ दूं, तो मेरे पास उभर के आता है एक क्रिस्टल। तो लैटाइस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल। क्रिस्टल या स्पेस लैटाइस जिसको बोला जाता है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो हम क्या करेंगे? इन बेसिस को जोड़ेंगे लैटाइस पॉइंट से, और हमें क्रिस्टल नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें जैसे ह्यूमन बॉडी को पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं? एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो अपने आप में कंप्लीट है उसको पढ़ते हैं, और वो होता है सेल। तो सिमिलरली सर, अगर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हो, सॉलिड को पढ़ रहे हो, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है उसको बोला जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल के 2 पैरामीटर्स होते हैं, अगर इसको स्टडी करना है तो पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आते हैं एजेस। वैसे अगर एक यूनिट सेल कुछ ऐसा क्यूब जैसा इमेजिन हो जाए, तो टोटल काउंट ऑफ एजेस 12 आएगा। फ्रंट वाले 1 2 3 4, बैक वाले 1 2 3 4, और ये साइड वाले 1 2 3 4, ऐसे 12 आएंगे। लेकिन बेसिक अपन इनको 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ए बी सी, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट काइंड ऑफ। इसके अलावा मेरे पास एंगल्स भी होते हैं जो इनके बीच में बनते हैं, और एंगल्स जो बनते हैं इनको अपन नाम देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये होते हैं पैरामीटर्स। ओके, अब बेस्ड ऑन कि ये जो यूनिट सेल अपन ने बोला है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, इसमें एक्चुअली पार्टिकल कहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर इसके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर एक यूनिट सेल है और पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर्स पे, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर्स पे, तो उसको बोलना है प्रिमिटिव या सिंपल। अगर पार्टिकल कॉर्नर कॉर्नर्स के साथ एक पार्टिकल कंप्लीटली इनसाइड द, वो जो भी स्ट्रक्चर है यूनिट सेल है उसके अंदर है, तो उसको बोलना है बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर पे तो है, एक बॉडी सेंटर पे भी है। फेस सेंटर्ड यानी क्या सर? कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही, लेकिन एक यूनिट सेल के जो 6 फेसेस है, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम, उन सारे 6 फेसेस पे भी एक एक पार्टिकल रहेगा। इतना ही नहीं, एक लास्ट प्रकार भी होता है बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड में क्या होता है? पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे, इसके अलावा एनी 2 अपोजिट फेसेस, या तो टॉप बॉटम या तो फ्रंट बैक। यानी फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड में बस इतना ही अंतर है। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ सारे फेसेस पे 6, राइट लेफ्ट टॉप ऐसे जो भी है, उन पे भी पार्टिकल रहेंगे, और बेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो रहेंगे लेकिन सिर्फ 2 एनी अपोजिट फेसेस पे रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे पास आते हैं कुछ तो भी विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टल सिस्टम्स। तो क्रिस्टल सिस्टम टोटल होते हैं मेरे पास 7, बेस्ड ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स, सॉरी यूनिट सेल पैरामीटर्स। यानी वो जो अल्फा बीटा गामा एंगल्स थे एंड ए बी सी एजेस थे, तो ये कैसे है? सारे एजेस सेम है क्या? 2 एजेस सेम है, एक नहीं है? सारे एंगल सेम है क्या? इसके ऊपर इसके टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। इनको याद करने का ट्रिक आगे बताऊंगा। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अगर मैं देखता हूं कि क्यूबिक में कितने यूनिट सेल होते हैं, टेट्रागोनल में कितने, ऑर्थोरोम्बिक में कितने, जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर काउंट करूं, तो मेरे पास टोटल 14 मेरे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इनको बोला जाता है ब्रेविस लैटाइसेस। इन साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था।
यहां से क्वेश्चन आने का तगड़ा चांस है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल के जो भी है वो सिस्टम, वो कितने हैं सर क्रिस्टल सिस्टम? टोटल 7। याद कैसे रखने हैं? तो इनके इनिशियल्स को याद रखना, CTORHMT। कैट्रिक याद रखना है मुझे, CT और हमटी। CT और हमटी इस ट्रिक के साथ आपको याद रखना है, CT और हमटी। C क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। याद रहे T 2 बार आ रहा है, लेकिन पहला वाला T E है, दूसरा वाला T R है, तो अल्फाबेट वाइज पता कर लेना। इसके अलावा एजेस और एंगल्स तो मैं बताऊंगा नहीं, इतना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, आपको एक मैजिकल नंबर याद रखना है और वो है 3241121। क्या मतलब हुआ सर? ये अपन ब्रेविस लैटाइसेस बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं अपन ये ब्रेविस लैटाइसेस बना रहे हैं। कैसे? तो देखना, मेरे पास बेसिक यूनिट सेल होते हैं 4। एक होता है सिंपल यूनिट सेल, एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक होता है मेरे पास बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर मैं बोलूं कि क्यूबिक के सामने 3 आ रहा है, तो इसमें तीनों पॉसिबल है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 है, तो फिर वो है सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में चारों के चारों है, लाइन से चारों, ये सारे चारों इधर आ जाएंगे। रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक है, इसमें सिर्फ एक है, तो सिंपल सिंपल रहेगा, इसमें भी एक है। बस इतना याद रखना कि ये जो भाई साहब कौन है अपना मोनोक्लिनिक, इसमें 1 और 4 होता है, एक बेस सेंटर्ड होता है। इनका काउंटिंग करो, 3 2 4 1 1 का बराबर 14 आ जाएगा। इनको ब्रेविस लैटाइसेस बोला जाता है। क्वेश्चन देखना, सीईटी कितना आसान क्वेश्चन पूछ रही है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन टेट्रागोनल? अपना ट्रिक क्या था? CTORHMT, CT और हमटी। मैजिक नंबर 3241121। 2 टी पॉसिबल है, लेकिन टेट्रागोनल टी होता है 2, तो अपना आंसर जाएगा 2 पॉसिबल है। What is the unit cell from following is common to all 7 types? यहाँ पे देखना, इंग्लिश ध्यान से पढ़ना। अब की बार हमें यूनिट सेल पूछ रहा है जो सब में कॉमन है, तो नो डाउट सिंपल सब में कॉमन था। अगर 1 भी है तो सिंपल है, 3 भी है तो सिंपल है ही। तो ये क्वेश्चन भी हमें पूछा है। इसके अलावा देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइप्स इन ट्राइक्लिनिक? ट्राइक्लिनिक ये कौन सा था? ये था अपना ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में कितने हैं सर? 1 पॉसिबल है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल? अच्छा, ये पार्टिकल्स वाला अगले पे आ जाएगा, वैसे आपको पता है नहीं है, 2 आंसर आता है, जस्ट 1 मिनट बाद वापस बताऊंगा। ओके, फिर मुझे क्या करना होता है? मुझे पता करना होता है कि एक यूनिट सेल में, असल में अगर मैं बोलूं कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल के 3 प्रकार, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सिंपल का डेफिनेशन होता है कि 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है, लेकिन क्या वो पार्टिकल कंप्लीटली इसी यूनिट सेल में है? नहीं। वो वैसे देखा गया तो एक कॉर्नर का पार्टिकल 8 लोगों में शेयर हो रहा है। कैसे? मान लो एक ये पार्टिकल था जो स्फेरिकल है, 3D है, तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां से अगर मान लो ऐसे करता हूं कि ये ऊपर का मंजिला है और ये नीचे का मंजिला है, किसका? बिल्डिंग का, मान लो एक बिल्डिंग का, तो आधा पार्टिकल ऊपर के मंजिल में गया, आधा पार्टिकल नीचे के मंजिल में गया। अब ध्यान से देखूंगा तो बराबर यहाँ पे इस जॉइंट पे असल में देखूंगा तो यहां से अगर पार्टीशन मैंने कर दिया तो ये पार्टिकल यहाँ पे दीवार थी, यहाँ पे दीवार भी थी मान लो, तो 1 2 और इसके पीछे 3 4, 4 क्लासरूम के कॉर्नर पे हैं, और ये बराबर 1 2 और इसके पीछे 3 4, 4 पे है। या फिर ऐसे बोल देता हूँ, ये था मान लो एक फ्लोर, आधा पार्टिकल इस बोर्ड के अंदर है और आधा पार्टिकल बोर्ड के बाहर आ रहा है ऐसे, तो बोर्ड के अंदर वो कितने लोगों में शेयर हो गया? 1 2 3 4, और बोर्ड के बाहर भी कितने लोगों में शेयर हो गया? 4। तो याद रहे, ये चीज आपको याद रखनी है, अगर एक पार्टिकल कॉर्नर पे होता है तो उसका वेटेज होता है 1/8। अगर एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पे होता है तो वो कंप्लीटली इनसाइड होता है, तो बॉडी सेंटर वाले का टोटल इनसाइड यूनिट सेल होता है 1। इतना ही नहीं, अगर कोई पार्टिकल फेस पे है, फेस फेस पे यानी मान ली दीवार एक फेस है, ऐसे 6 में से एक फेस, 1 2 3 4 5 6 में, तो एक आधा पार्टिकल उस साइड है और आधा पार्टिकल इस साइड है, तो फेस वाले का वेटेज होता है हाफ। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूंगा किसका? एजेस वाले का। अभी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा था। वैसे देखा गया तो एज यानी जो होता है वो कॉर्नर होता है, तो मान लो इस बोर्ड का ये जो कॉर्नर है, वहां पे जो पार्टिकल है वो 4 लोगों में डिवाइडेड है। कैसे? आधा इस तरफ, आधा बोर्ड के उस तरफ,
अगर यहाँ से दीवार है तो सेम इस बोर्ड के उस तरफ और उस तरफ टोटल 4 में क्लासिफाई होता है, तो इसको 1/4 लेना है। चलो बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल अटैच होते हैं 8, लेकिन वो कॉर्नर्स पे होते हैं जिनका वेटेज 1/8 होता है, तो इसमें टोटल पार्टिकल तो 1 ही रहेगा। मतलब पार्टिकल टच कर रहे 8, लेकिन इनसाइड सिर्फ एक ही है, इनसाइड द यूनिट सेल। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बॉडी सेंटर्ड की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? 8 पार्टिकल कॉर्नर्स पे होते हैं प्लस एक पार्टिकल कंप्लीटली इनसाइड होता है। तो इनको अगर मैं देखूं तो 1 + 1 इसके हो जाएंगे 2 पार्टिकल्स। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं फेस सेंटर्ड वाले की, तो फेस सेंटर्ड वाले की डेफिनेशन होती है 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल जिनका वेटेज 1/8 होता है प्लस 6 फेसेस पे 6 पार्टिकल जिनका हाफ हाफ होता है। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं तो ये 1 + ये 3 ये हो जाएंगे मेरे पास 4 पार्टिकल्स एक्चुअली इनसाइड। टच कर रहे बहुत है लेकिन एक्चुअली उतने हैं। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स शेयर्ड बाय ईच कॉर्नर पार्टिकल? अब देखो यही क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, मुझे यूनिट सेल्स बताने हैं जो कॉर्नर पार्टिकल्स शेयर कर रहा है। तो अभी अभी मैंने बताया था कॉर्नर वाला 8 लोगों में शेयर होता है, 8 लोगों में। जैसे यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे एक पार्टिकल है, आधा इनसाइड द बोर्ड है, आधा आउटसाइड द बोर्ड है। तो इनसाइड दी बोर्ड 1 2 3 4 लोगों में शेयर हुआ और आउटसाइड भी 1 2 3 4 में शेयर हुआ, आधा इधर आधा उधर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बेस सेंटर्ड? बेस सेंटर्ड की डेफिनेशन क्या थी? 8 कॉर्नर पे 1/8 वाले प्लस एनी 2 अपोजिट फेसेस पे इनका हाफ वेटेज होता है। तो ये हुआ 1 प्लस ये हुआ 1, आंसर आया 2। इतना आसान सा क्वेश्चन सीईटी 2025 ने पूछा है। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसका डेरिवेशन सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ये है रिलेशन बिटवीन मोलार मास कैपिटल एम, डेंसिटी रो एंड यूनिट सेल एज लेंथ ए के बीच में का रिलेशन फॉर अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होता है, आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। डेंसिटी रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एम इंटू मोलार मास अपॉन एज लेंथ का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जहां पे क्या 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 रहेगा सर, एक और बार बता देता हूँ किसका मतलब क्या है। उस यूनिट सेल का डेंसिटी रहेगा रो, उस यूनिट सेल में एक्चुअली कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो इधर आएंगे। फिर ए जो है वो एज लेंथ है, एज लेंथ याद रहे, एज लेंथ मोस्टली आपको पिकोमीटर में दिया रहेगा। आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अगर आपके पास 1 पिकोमीटर है तो सेंटीमीटर में होता है वो 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन याद रखना, हमेशा आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? पी को हटा दिया तो 10⁻⁻12 लेते हैं और मीटर को सेंटीमीटर किया तो वो 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो ये और ये गया तो फिर वो मेरे को 10⁻⁻10 सेंटीमीटर मिलता है ना। एम क्या है सर यहाँ पे? एम 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 जो है वो है मोलार मास, मोलार मास, पार्टिकल का मास नहीं है, ये मोलार मास है। एन ए क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। अवोगैड्रोस नंबर, मोल कंसेप्ट सबको पता है। अवोगैड्रोस नंबर जो होता है उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर पार्टिकल्स या फिर यूनिट्स। तो ये फॉर्मूला से एक फिक्स क्वेश्चन आने का चांस है। जैसे रो, ए क्यूब, एन ए एम, इनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, एन पूछते हैं या फिर वाइस वर्सा। ओके, जैसे क्वेश्चन था मैं सिर्फ गिवन बताता हूँ, कैलकुलेशन पूरा का नहीं करते ना, कैलकुलेशन पूरा तो नहीं करेंगे, बस मैं गिवन बताता हूँ, आप लोग समझ जाओ क्या क्या कहना चाहते हैं। When gold crystallizes, it forms face-centered cubic cell. Face-centered है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 4 हो गए। हाँ, ये डायरेक्टली नहीं दिया है, कैसे पता चला? तो फेसेस के 3 और कॉर्नर का मिला के 1। यूनिट सेल एज लेंथ जो दिया है सर मुझे, ए जो दिया है वो कितना दिया है? 408 पिकोमीटर। अगेन पिकोमीटर नहीं रखना है तो 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है। आप चाहो तो इसको 4.08 लिख के इसको -8 भी कर सकते हो, क्योंकि क्यूब करना है तो आसान पड़ेगा। इसके अलावा कैलकुलेट क्या करना है मुझे? डेंसिटी कैलकुलेट करना है रो, और दिया क्या है? मोलार मास कैपिटल एम, वो दिया है मुझे 197 ग्राम पर मोल। याद रहे, इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं तो क्या मेरे को डेंसिटी ही चाहिए, तो फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। वैल्यूज पुट करता हूं, 4 × 197
डिवाइडेड बाय ए का क्यूब करना है 408 इंटू 10⁻⁻10 का करना है क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सीईटी में आप कैलकुलेशन रफ कर सकते हो या फिर बहुत बार ये जो मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ थिंग्स है वो रेडीमेड देते हैं, बोलते हैं कि दिस इंटू दिस रेडीमेड यूज करो, या फिर कभी कभी एन से एन कट होता है, इसको इधर ले जाके रो इंटू ए क्यूब का वैल्यू देते हैं, तो कैलकुलेशन 50 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा ही देते हैं। इसका फाइनल आंसर अभी मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ जो टेक्स्ट बुक का आंसर मेरे पास अवेलेबल है, और वो आपके पास रहेगा 19.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यूनिट का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में जा रहे हैं। आगे चलते हैं, सीईटी कैसे क्वेश्चन देती है सर, तो देख लेना, ये सीईटी 2025 का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है जरा ध्यान से देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 8। मास ऑफ पार्टिकल दिया है, मोलार मास नहीं दिया है। तो देखते हैं क्या क्या करा है इन्होंने। जैसे मुझे एक तो पहले बात तो ये समझना पड़ेगा कि मास ऑफ एक पार्टिकल मुझे दिया है, ऐसे मेरे पास कितने पार्टिकल है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो असल में मेरे पास जो मोलार मास है वो होता है मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मास ऑफ ईच पार्टिकल कितना दिया है, 8 इंटू 10⁻⁻23 इंटू Na को Na ही रखता हूँ, अभी वहां पे एवोगैड्रो नंबर रखता नहीं हूँ, ये दिया है मुझे मोलार मास। इसके अलावा देखो वो जो मास दिया था एक पार्टिकल का है, मोलार मास है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, इसको भूलना नहीं है ना, तो बेसिक कंसेप्ट है। आगे की बात करते हैं कि हमें रो इंटू ए क्यूब रेडीमेड दिया है, रेडीमेड दिया है, फॉर्मूला क्या था अपना, रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाऊं तो क्या मेरे को समझ में आता है, एम के जगह पे मैं ये वाला वैल्यू रख सकता हूँ और ये इधर भेजता हूँ, मेरे को एन निकालना है, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एन के लिए रीअरेंज करता हूँ पहले तो फॉर्मूला, तो एन इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, ये सारा इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय एम, एम के बदले में क्या लिखूं, 8 इंटू 10⁻⁻23 इंटू एन ए। देखो ये सीईटी है, ये आसान सा क्वेश्चन देती है, एन ए से एन ए तो कट हो गया, रो ए क्यूब का सर मुझे रेडीमेड दिया है उन्होंने 3.2 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय ये दिया है 8 इंटू 10⁻⁻23। अरे कितना आसान सा कैलकुलेशन है, जरा देखो, ये -23 ऊपर जाएगा तो +23 हो जाएगा, यहां से बचेगा 10, 10 यानी 32, तो मेरे पास आंसर बचा 32 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 4। तो 4 आंसर टिक कर दूंगा, आसान सा कैलकुलेशन सीईटी देता है। ओके, फिर ये वाला भी कंसेप्ट मेरा हो गया खत्म। अगले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं और वो है मेरे पास पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल सिस्टम। एक क्रिस्टल लैटिस यानी सिस्टम में पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, एक शब्द मुझे आना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अब केमिस्ट्री में 2-3 बार सुना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सुना है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी एक एटम पड़ोसी कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है, इसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है ना, ऐसे इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। ओके, अब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकती है सर, एक तो हो सकती है अपनी 2 डायमेंशन में, रियल में कोई भी सॉलिड सिर्फ 1 या 2 डायमेंशन नहीं होता, वो 3D होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं क्या करता हूँ, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन करता हूँ, तो मुझे नोटिस हो रहा है कि एक पार्टिकल जो मैक्सिमम लोगों से टच कर रहा है, वो कितने लोगों से टच कर रहा है, 2, तो इतना याद रखो बस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2, दैट्स इट। अब मैं पार्टिकल्स को 2 डायमेंशन में अरेंज करता हूँ, एक अरेंजमेंट है कि बराबर एक पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल आना चाहिए, बराबर एक के नीचे एक के नीचे एक, इसको अपन ए टाइप भी बोल सकते हैं, ये बराबर सेंटर टू सेंटर ओवरलैप हो रहे हैं। अगर मैं एक ऐसा पार्टिकल सेलेक्ट करूं जो मैक्सिमम लोगों से टच कर रहा है और उन सेंटर्स को जोड़ दूं जिनको ये टच कर रहा है, तो क्या है मेरे को बराबर स्क्वायर दिखेगा, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया सर, 4। सिमिलरली मैं पैकिंग का थोड़ा अलग तरीका अपनाता हूँ, ये था अपना पहला रो ए पार्टिकल्स का, फिर बी पार्टिकल्स को थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूँ, फिर ए पार्टिकल बराबर उसके नीचे लेता हूँ, फिर ये पार्टिकल्स को थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूँ। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है ए बी, क्योंकि फर्स्ट ए एंड ये ए ओवरलैप कर रहे हैं और ये बी और बी ओवरलैप कर रहे हैं। एक पार्टिकल जो मैक्सिमम लोगों को टच कर रहा है, मान लो उसको मैंने सेलेक्ट किया और उनके सेंटर्स को जोड़ दिया जिनसे टच कर रहा है, तो हेक्सागोन बनेगा, इसलिए इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है अपने पास 6। 2 डायमेंशन में कोई भी सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता।
फिर अपन जाएंगे किसमें, 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में पहले तो ये बात याद रहे, यहाँ पे जो एक लाइन दी गई है उसको हमें नहीं याद रखना है, तो अननेसेसरी इसको हटा ही देते हैं। ओके, चलो, तो क्या कहानी है सर, जरा समझो बात को। जैसे ही मैं 3 डायमेंशन में जाता हूं, तो पहले 3 डायमेंशन यानी क्या, ये जो एक लेयर था ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखने हैं, और ये जो था इसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखने हैं। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर क्लोज पैक को एक के ऊपर एक के ऊपर रखता हूँ, तो मेरे पास जो क्रिस्टल बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर। अगर मैं इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से अटैच करता हूं, तो बराबर हर कॉर्नर पे पार्टिकल आता है। कॉर्नर पे पार्टिकल आता है तो सिंपल क्यूबिक सेल बोला जाता है। सीईटी पूछेगा विच यूनिट सेल इज फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स इन 3D, तो सिंपल। सिंपल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे सर, तो समझो बात को। क्या सिंपल है तो 2 डायमेंशन में वो खुद के लेयर में 1 2 3 4 लोगों से अटैच हो रहा है, और क्या उसके पीछे भी एक पार्टिकल रहेगा और उसके आगे भी तो एक पार्टिकल रहेगा। तो 4 इन ओन लेयर, खुद के लेयर में 4 लोगों से अटैच है, प्लस 1 ईच अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो, ऐसे अरेंजमेंट होती है ना। ओके, एक एग्जांपल जो सीईटी ने पूछा है, जो डायरेक्टली लर्न करना है, पोलोनियम सिंपल क्यूबिक में पैक होता है। अब हो गए कैसे वाले, सिंपल क्यूबिक वाले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैक को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रहा हूँ। क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि ये पार्टिकल्स स्फेरिकल है, मैं कितने भी कॉम्पैक्ट रखूं बीच में जगह बचेगी। इस जगह को बोला जाता है वॉइड या फिर होल, एम्प्टी स्पेस बोला जाता है। अब क्या होता है, जब मैं 2 हेक्सागोनल लेयर्स को एक के ऊपर एक रखता हूं, तो मेरे पास 2 पैटर्न्स बनते हैं। एक पैटर्न ऐसा कि जिसमें क्या हो रहा है, मैं बराबर नीचे का लेयर जो रहेगा, नीचे का लेयर, यहाँ पे डायग्राम बना तो मान लो ये 1 2 3, ये नीचे के लेयर का ये जो ट्राइगोनल एम्प्टी स्पेस यानी वॉइड है, मैं बराबर इनके जॉइंट पे ऊपर के लेयर का एक एटम रख देता हूं। फिर भी बीच में जगह तो बची ही रहेंगी थोड़ी सी, उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड कवर्ड बाय स्पेयर्स ऑफ द सेकंड लेयर। ये वॉइड कितने लोगों से टच कर रहा है, नीचे से 3 ऊपर से 1, तो ये भी याद रखना है 4 लोगों से टच कर रहा है। सिमिलरली मेरे पास एक और ऑप्शन होता है जो इधर डायग्राम में दिख रहा है। मान लो नीचे के लेयर का ये ट्राइगोनल वॉइड था, ऐसा ये नीचे वाला एम्प्टी स्पेस, मैंने ऊपर का लेयर ऐसे रखा कि इधर के साइड में 2 पार्टिकल्स रखे, इधर के साइड में 2 पार्टिकल्स और इधर के साइड में 1 पार्टिकल। तो आप लोग नोटिस कर पाओगे कि एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल आ गया, एक ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर दूसरा ट्राइगोनल वॉइड आ गया। वो जो बीच में शेप बना वो ऑक्टाहेड्रल टाइप का बना, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर इज कवर्ड बाय अनदर लेयर। याद रहे नीचे के 3 और ऊपर के 3, ऐसे 6 एटम से घिरा हुआ होता है, इसको याद रखना है। ओके, अगला क्या है, अब हम क्या करेंगे, एचसीपी के सिर्फ 2 लेयर रखे तो वॉइड बने। ट्रायंगुलर वॉइड को पार्टिकल ने कवर किया तो टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर वॉइड को ट्रायंगुलर वॉइड ने कवर किया तो ऑक्टाहेड्रल। ये 4 लोगों के टच में था, ये 6 लोगों के टच में। अब क्या करते हैं, अपन थर्ड लेयर को एक के ऊपर एक रखते हैं। इसके 2 प्रकार है। एक प्रकार को बोला जाता है ए बी प्रकार। इसमें क्या करते हैं, मान लो ये जो एक था लेयर जिसके 6 पार्टिकल्स थे ऐसे, है ना, हेक्सागोनल में तो 6 पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स बहुत है, मैंने सिर्फ इतने ही लिए। ऊपर के लेयर के जो पार्टिकल्स है, जो यहाँ पे 1 2 3 सेट करने, और नीचे के लेयर के हैं, ये पहला और तीसरा लेयर में एक दूसरे को ओवरलैप करता हूँ, और इसकी वजह से इसको ए बी टाइप बोला जाता है। इसको जब मैं सच में ऐसे 3D में पैक करता हूँ, तो जो भी मेरे पास क्रिस्टल बनेगा उसको हेक्सागोनल क्लोज पैक बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल जो डायरेक्टली सीटी पूछ सकती है वो याद रखना है, मैग्नीशियम एंड जिंक। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर, तो टोटल 12 है। खुद के लेयर में 6, अबव 3 एंड बिलो 3, बस इतना याद रखना है। दूसरा तरीका मेरे पास में है कि मैं क्या करूं, इनको एबीसी टाइप में अरेंज करूं। मतलब क्या सर, एक पार्टिकल 6 पार्टिकल्स को टच तो कर ही रहा था अपने लेयर में, फिर मैंने क्या किया, जो ऊपर लेयर बनाया उसमें कुछ ऐसे बनाया कि 2 पार्टिकल पीछे 1 पार्टिकल आगे, और रिवर्स वाले में क्या किया, 1 पार्टिकल पीछे 2 आगे। देखो ये उल्टा ट्रायंगल है, सीधा ट्रायंगल, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा। ए बी सी एबीसी इसको बोला जाता है। डेफिनेशन में बोला जाता है कि ऐसे रखो कि थर्ड लेयर को ऐसे रखो ऑन द सेकंड टू कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उनके जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे उसको कवर करते हुए थर्ड लेयर को रखो, बराबर ही बन जाएगा। एबीसी से जो पैक होता है, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एबी से क्या बना था, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक। एबीसी से बनेगा क्यूबिक क्लोज पैक। इसी का दूसरा नाम होता है एफसीसी।
एग्जाम्पल जो डायरेक्टली सीईटी पूछ सकता है, कॉपर एंड सिल्वर, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 6 इन ओन लेयर, 3 अबव एंड 3 बिलो। सीईटी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा देख लेना। सीईटी पूछता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक। सिंपल क्यूबिक है मतलब 6। सिंपल क्यूबिक में क्या था, खुद के लेयर में 4 थे, 1 2 3 4, एक अबव था एक बिलो था, तो इस तरह से वो 6 आ जाएगा, है ना। ओके चलो, फिर एक लास्ट का छोटा सा कंसेप्ट ये भी देख लेना कि नंबर ऑफ वाइड्स कैसे बताए जाते हैं अगर एचसीपी या सीसीपी है, मतलब हेक्सागोनल वाले। तो आपको एक चीज डायरेक्टली याद रखना है, इफ यूनिट सेल हैव या हैज टोटल n पार्टिकल्स, उसमें कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, तो अभी हमें डायरेक्टली याद रखना है कि उस केस में वहां पे जो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड रहेंगे उन एटम्स के टच होने से या फिर है ना बनाने से, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे 2 टाइम्स ऑफ n, उसके डबल, जितने पार्टिकल है उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स तैयार होते हैं। और सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे सर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है मेरे पास, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे सिर्फ n, यानी जितने पार्टिकल उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन सिर्फ समझाता हूं, देख लेना। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो। अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और उसके बाद पूछा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ए पूछा है। पहले तो मुझे गिवन क्या दिया है जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन दिया है कि इसका 0.4 मोल है, तो मैं पहले गिवन को लिखता हूँ। 0.4 मोल दिया है, मतलब पार्टिकल कितने दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स, तो 0.4 यानी, तो मैं बताऊंगा कि 0.4 यानी 0.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास है। अब एवोगैड्रो नंबर बिना रखे मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ। अगर पार्टिकल्स इतने हैं तो देयरफॉर ए का आंसर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे सर मेरे पास, 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स 0.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये सॉल्व करके देख लेना। सिमिलरली बी पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे निकलेंगे सर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकलेंगे 1 टाइम्स, सिर्फ एक टाइम, 0.4 इंटू Na। फिर पूछ रहा है टोटल भी बताओ, टोटल सी टोटल, तो टोटल क्या रहेंगे, ऊपर के दोनों का सम करो, टोटल रहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके चलो, एक फॉर्मूला बनाने का आसान सा क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, ये तो आजकल फिक्स ही आ रहा है, एकदम फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। इन्होंने क्या बोला है जरा समझो, एक कंपाउंड ए एंड बी से बना है, एटम्स ऑफ बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। तो पहले इंफॉर्मेशन दी है बी के बारे में, जो सीसीपी बना रहे हैं, हमें पता है सीसीपी इज नथिंग बट एफसीसी, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए, 4। सिमिलरली एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ, ए के बारे में क्या बोल रहा है, ए ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पहले तो ये बताओ, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2 टाइम्स ऑफ n, तो 2 टाइम्स ऑफ n कितने हो गए सर, 2 टाइम्स ऑफ 4 यानी कि 8, मतलब ए की जो असल में क्वांटिटी है वो है 1/3 इंटू 8, तो कितना हो गया, बी का क्वांटिटी हो गया 4 और इसका क्वांटिटी हो गया 8/3, लेकिन ये आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप क्या कर लेना, देखो ए जो दिया है वो दिया है 8/3 और बी जो दिया है वो दिया है 4, गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब इसको सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करो, इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कट हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो ए 8 और बी हो जाएगा 12, ये भी ऑप्शन में नहीं दिखेगा। अब इसको शॉर्टेस्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 4 करो दोनों को, तो ए आ जाएगा 2 और बी आ जाएगा 3, तो आपका आंसर था A2B3। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, पीवाईक्यूज देख लेना, नहीं आते तो मुझे पूछ लेना। ओके, एक दो एमसीक्यू कर लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है, इन्होंने क्या दिया है, एक क्रिस्टल बना है जो बना है C एंड D से, D क्रिस्टलाइजेस इन FCC, मतलब उसकी क्वांटिटी दी है 4, एटम्स ऑफ C आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एटम्स ऑफ C जो प्रेजेंट है वो कॉर्नर्स पे है, तो इसका क्वांटिटी दिया है 4, C आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एटम्स ऑफ D आर एट द सेंटर ऑफ फेसेस। अच्छा, टोटल FCC में जा रहा है ना, टोटल जो है वो FCC में जा रहा है, FCC में यानी टोटल पार्टिकल 4 है, C जो है वो कॉर्नर्स पे है, माने C का क्वांटिटी तो 1 हुआ, कॉर्नर के 8 होते हैं,
तो 8 इंटू 1/8 की अगर मैं बात करूं तो वो तो 1 ही रहेगा, मतलब सी का क्वांटिटी तो 1 है। एंड डी एट द सेंटर्स ऑफ फेसेस, मतलब डी का क्वांटिटी 3 रहेगा। कैसे सर, 6 फेसेस होते हैं और हाफ ऑफ वेटेज होता है, ऐसे। तो आंसर तो सीधे सीधे आ गया, सी डी 3, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वर्ड्स, ये सीईटी 2025 ने पूछा है। 4 स्पेयर्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, बिल्कुल सर। 3 नीचे के लेयर के और एक अबव के लेयर का, तो बिल्कुल सही है। द ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज सराउंडेड बाय 6 स्पेयर, सही है। नीचे के लेयर के 3 होते हैं और ऊपर के लेयर के भी 3 होते हैं। देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड एसोसिएटेड विथ 2 एटम्स, ये तो सरासर गलत हो गया। 1 ऑक्टाहेड्रल फॉर 1 एटम होता है, ये 2 एटम लिख के गलत कर दिया। देयर आर 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स विच इज एटम, बरोबर है। तो अपना आंसर जाएगा ये डी वाला, तो ये वाला आंसर जाएगा। ओके चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कंपाउंड फॉर्मिंग सीसीपी स्ट्रक्चर्स कंटेन्स उतने एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अगर एटम्स इतने हैं, एटम्स इतने हैं, द कंपाउंड फॉर्मिंग सीसीपी स्ट्रक्चर कंटेन्स दैट मच एटम्स, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या इसके डबल रहेंगे? क्योंकि अगर एटम्स n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2n होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 दूना 18, 18 के पास में कुछ जाएगा, ये जाएगा 19.2 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा 1.92 कन्वर्ट किया तो इतना आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो अगला टॉपिक अपने पास जो है वो है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी से क्या मतलब है कि जैसे मान लो अपन बोल रहे हैं कि अपने पास अलग अलग यूनिट सेल्स है, खास करके क्यूबिक यूनिट सेल, तो उस यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली पूरे 100% इनसाइड द यूनिट सेल नहीं आए हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल का पोर्शन अंदर है और कुछ पोर्शन बाहर है। तो बस यही मुझे देखना है कि मान लो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसके हर कॉर्नर पे पार्टिकल होने वाला है, तो उसमें से एक्चुअली इनसाइड कितना पोर्शन आ रहा है, क्योंकि कुछ पोर्शन तो यूनिट सेल के बाहर जा रहा है। तो यही देखने के लिए हम लोगों के पास एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है पैकिंग इफिशियंसी। कैसे निकाला जाता है सर? तो जैसे मान लो क्या हो गया, इसका टोटल वॉल्यूम 100 था और उस 100 में से अगर पार्टिकल ने 50 कवर कर दिया तो पैकिंग इफिशियंसी कितना हो गया, 50%। यानी पैकिंग इफिशियंसी का मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, पैकिंग इफिशियंसी है ना, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, या फिर ऐसे बोलूंगा टोटल वॉल्यूम बोलने से अच्छा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल पार्टिकल्स, वॉल्यूम occupied by total particles inside the unit cell divided by volume of a cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्योंकि मैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में इंटरेस्टेड हूं है ना, स्टडी करने में। परसेंटेज अगर निकालना है तो नो डाउट मैं इसको इनटू करूंगा 100, तो ये मेरे पास है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अगर मान लो मेरे पास एज लेंथ ए रहा तो नो डाउट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होने वाला है सर, ए का क्यूब होने वाला है, तो ए क्यूब रहेगा अपना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। कैसे निकालना है तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। अगेन याद रखो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, बस मुझे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? अगर मैं बात करता हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो अब मुझे डायरेक्टली याद रख लेना है कि सबसे पहली बात कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रेडियस होती है वो एजलेंथ से अगर कंपेयर करूंगा तो वो होती है a/2, रेडियस होती है a/2। फिर रेडियस डायरेक्टली याद रख लिया, डायरेक्ट लर्न करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूं, मैं जैसे कि अगर पार्टिकल मेरे पास स्फेयर होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। आर की जगह पे इसको रखता हूं तो मेरे पास मिलेगा 4/3 पाई, आर की जगह पे रखा तो a/2 इसका करूंगा क्यूब। कभी कभी क्वेश्चन सीईटी सिर्फ इतना पूछ रही है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो आपको ये आंसर बताना है वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल का। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, 4/3 पाई, ये हो जाएगा a का क्यूब और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब। अगर मैं इसको आसानी से सॉल्व करूं तो ये 4 से 4 तो कट हो गया सर, मेरे पास आंसर बचा पाई a क्यूब अपॉन 6, दैट्स इट, एक पार्टिकल का। फिर उसके बाद मुझे क्या करना होता है कि उस यूनिट सेल के एक पार्टिकल का वॉल्यूम अगर इतना है तो सबका कितना है, तो सब तो एनीवेज क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है ना, टोटल वॉल्यूम अगर पार्टिकल्स का निकालना है
तो मैं क्या करूंगा, टोटल पार्टिकल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, ऐसे कर दूंगा। तो यहां से मुझे पता चलता है कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो एनीवेज पार्टिकल कितने होते हैं, वन ही होते हैं, और एक का वॉल्यूम कितना है, पाई ए क्यूब अपॉन 6, तो सबका मिला के भी क्या हो गया, पाई ए क्यूब अपॉन 6। लास्ट स्टेप होती है कि मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स कितना है, पाई ए क्यूब अपॉन 6, और ये होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। इन सबको सॉल्व कर लेता हूं अब, क्योंकि मुझे आंसर पता है, आप सही से सॉल्व कर लेना, क्रॉस चेक करो, आंसर मिलेगा 52.3% बराबर, है ना, इतनी पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखना यहाँ पे भी एक गुलटी पूछते हैं ना, एक क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी अगर 52.3 है तो परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना है। तो आपको अगर ये पूछा कि वॉइड परसेंटेज पूछा, वॉइड का परसेंटेज पूछा पैकिंग एफिशिएंसी के अलावा वॉइड का, तो नो डाउट टोटल 100 था, उसमें से 52.3 गया, तो मेरे पास आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 47.7, 47.8 बराबर, ऐसा कुछ मिलेगा, इतना परसेंट जो रहेगा। तो क्या पूछता है ये भी देखना है, याद क्या रखना है, आर इज इक्वल टू ए बाय 2। जैसे कि एक आसान सा क्वेश्चन इस पर पूछा गया है सीईटी में, क्या पूछा गया है सर, ध्यान से देखो, सीईटी पूछ रही है कैलकुलेट द एज लेंथ, माने ए बताओ, यूनिट सेल मेटल हैविंग एटॉमिक रेडियस 170 पिकोमीटर, 170 पिकोमीटर रेडियस दिया है, कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल। सर मुझे याद है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आर इज इक्वल टू होता है ए बाय 2, तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये दिया है पिकोमीटर में, 170 ये है पिकोमीटर में, पिकोमीटर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, 170 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 में कन्वर्ट कर लो, ये यहाँ पे पुट करो, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 170 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, है ना। इसका डबल कर देता हूं तो ये हो जाएगा 340 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है। ऐसा ऑप्शन कहीं पे मुझे दिखाई देता है क्या, यस बिल्कुल। पावर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, क्या मैं इसको 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 लिख सकता हूँ, अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मेरा आंसर मिलेगा ये। तो ये आसान सा क्वेश्चन सीईटी पूछ रही है। इसके अलावा अब अपने को देखना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ पार्टिकल व्हिच पैक्स इन बॉडी सेंटर्ड टाइप। अब बॉडी सेंटर्ड में मुझे याद रखना है पहला स्टेप, रेडियस इज इक्वल टू होता है √3 a बाय 4, ये मुझे लर्न होना ही चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कैसे निकलेगा सर, पार्टिकल स्फीयर होता है, उसका वॉल्यूम क्या लेंगे, 4/3 पाई आर का क्यूब, आर के जगह पे इसको रखो, क्या मिलेगा 4/3 पाई √3a/4, इसका करना है क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3√3 a का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे ही करता हूँ, चलो ठीक है, काट छाट करने में आसान जाएगा, समझ आ रहा है, 4 से 4 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, आंसर मिलेगा √3 पाई a क्यूब अपॉन 16, ये मिल गया मेरे को आंसर एक पार्टिकल का। तीसरे में क्या होता है, कभी कभी सीईटी एक पार्टिकल का पूछती है तो ये टिक करना, अगर आपको ऑल द पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड पूछा तो अब तो टोटल वॉल्यूम पार्टिकल्स का कितना होगा, तो वह कैसे निकालोगे, बॉडी सेंटर्ड में टोटल पार्टिकल होते हैं 2 और एक का कितना है √3 पाई a क्यूब अपॉन 16, ये इससे कट हो गया 8, तो क्या बचा √3 पाई a क्यूब अपॉन 8, ये आ गया। इसके अलावा लास्ट स्टेप क्या होता है सर, लास्ट स्टेप मेरे पास होता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी यानी परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी, कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल पार्टिकल √3 पाई a क्यूब अपॉन कितना बचा 8 होल डिवाइडेड बाय a का क्यूब इंटू क्या करना था 100 करना था, कैसे क्या कट हो गया सर, कट हो गया क्या, ये हो गया a क्यूब से a क्यूब गया, इसको जरा ध्यान से सॉल्व करना, ये बॉडी सेंटर्ड, इसका आंसर बराबर 86% के आसपास आएगा, सॉल्व करके देख लेना। लास्ट में कभी कभी क्या करता है अपने को, वॉइड का स्पेस पूछता है ना, वॉइड का वॉल्यूम पूछता है, तो वॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 टोटल था उसमें से 68 गया, तो कितना बचा मेरे पास 32% बच गया। तो जो पूछता है वो सही से बताना है। ओके चलो, फिर लास्ट में मेरे पास आता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड वाले के लिए मुझे क्या याद रखना है, स्टेप 1 के लिए याद रखना, रेडियस इज इक्वल टू √2 a/4, ये मुझे याद करना है।
अगर ऐसे है तो फिर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, पार्टिकल क्योंकि स्फेरिकल है तो मैं क्या लेगा, मैं लेगा 4/3 पाई आर का करेगा क्यूब। आंसर क्या मिला, 4/3 पाई, आर की जगह पे क्या रखना है, √2a अपॉन 4, इसका क्या करना है क्यूब। सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई, ये हो जाएगा 2√2a का क्यूब अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यों लिखा सर, आसान जा रहा है, क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया। ओके, आंसर क्या मिलेगा मेरे को, ये 2 से जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, तो मेरे पास आंसर मिलेगा √2 पाई a क्यूब अपॉन 24, है ना, 4 टू 8, 8 3 24, ये मिल गया एक पार्टिकल का। अब मुझे किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ टोटल पार्टिकल्स। टोटल पार्टिकल्स अगर मुझे निकालना है तो जरा मेरे को बताओ, एफसीसी में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, 4, और एक का वॉल्यूम कितना है, √2 पाई a का क्यूब अपॉन 24, इसको काट छाट कर देता हूं रे, क्या मिलेगा 4 जा बराबर है क्या, और सब कुछ सॉरी 6 जा, 4 6 जा, आंसर क्या मिला सर, आंसर मिला √2 पाई a क्यूब अपॉन 6। अगर एक पार्टिकल का पूछा तो ये टिक करना, अगर सबका पूछा तो ये टिक करना। लास्ट स्टेप क्या होता है सर अपना, पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल पार्टिकल √2 पाई a क्यूब अपॉन 6 होल डिवाइडेड बाय a क्यूब इनटू 100, a क्यूब से a क्यूब हो गया कट, सॉल्व कर लेना, आंसर मिलेगा 74%। अगर मैं इसको देखता हूं तो वॉइड वॉल्यूम कितना मिलेगा, वॉइड कितने जगह पे आ रहे हैं, तो वॉइड वॉल्यूम आपको मिलेगा 100 माइनस 74, तो ये आपको मिलेगा बराबर 26%। तो समझ में आ गया। कंक्लूजन की बात करते हैं, आपको याद क्या क्या रखना है, आपको सीधा याद रखना है जो सीईटी एग्जाम में आएगा। अगर मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका पैकिंग इफिशियंसी 52.4 आएगा। अगर मेरे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो 68 आएगा, फेस सेंटर्ड है तो उसका आएगा 74, डायरेक्ट याद रखना है। क्या हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कैसे आया सर, अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो जो बीच वाला पार्टिकल रहेगा सेंटर वाला, क्या वो आठों कॉर्नर से टच कर रहा है, तो उसका 8 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो इतना बड़ा चार्ट है जो सिर्फ सॉल्व करना नहीं था अपने को, वैसे आपने को बस याद ये रखना है कि इन सबका सारांश लेने के लिए जो VIMP चीज है इसको बिल्कुल याद मत रखिएगा, ये तो बस लेके रखा है, आपको याद बस इतना रखना है, या इसके सामने ही लिख दे, इसमें कॉलम ऐड करते हैं अपन, यहाँ पे ऐड करेंगे रिलेशन बिटवीन R एंड A, इसको ऐड करेंगे। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है सर, R इज इक्वल टू a/2, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, R इज इक्वल टू √3a/4, और फेस सेंटर्ड में क्या होता है, R इज इक्वल टू √2a/4। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, बराबर कंफ्यूज होते हैं, ये √3 बॉडी सेंटर्ड का होता है और ये √2 फेस सेंटर्ड का होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 किसको लगाओ 3 किसको लगाओ। आपको याद रखना है कि सर बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ट्रिक याद रखूंगा, मान लो ये इधर सुंदर सा लड़का है, ये कुछ ऐसा ये लड़का है, अगर मैं कंपेयर करता हूं इसके फेस का, फेस है ना, तो ये फेस, ये फेस कैसा है, स्मॉल है, तो उसके सामने नंबर आएगा √2, और अगर वही कंपैरिजन कर दिया सर इसके बॉडी का, तो इसका बॉडी कैसा है, बड़ा है, लार्ज है, बॉडी लार्ज है, तो उसके सामने नंबर क्या आएगा, √3। देखो a/4 तो दोनों में कॉमन है, फेस छोटा है, फेस छोटा है तो छोटा नंबर, और बॉडी बड़ा है तो बड़ा नंबर, 3 और 2 इतना ही याद रख लेना, इससे आप चाहे वो कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन है, सिर्फ गिवन देता हूं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं मतलब करूंगा नहीं, अभी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। जैसे बोला यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज FCC, FCC यूनिट सेल दिया है, मतलब उन्होंने मेरे को n का वैल्यू दे दिया 4, रेडियस ऑफ Ag एटम मतलब R दिया है, R ऑफ Ag कितना दिया है 144.4 पिकोमीटर, मैं यही पे इसको कन्वर्ट मारूंगा 144.4 इंटू 10⁻⁻10 इन सेंटीमीटर। फिर उन्होंने क्या करा है, बोला है एज लेंथ निकालो, एज लेंथ निकालना है तो मुझे ए कैलकुलेशन करना है, क्योंकि उन्होंने FCC बोला है, मुझे याद है R इज इक्वल टू √2a/4, बराबर है, R दिया है A, तो A के लिए क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा, 4R/√2, ये वाला वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेना,
है ना, ये वैल्यू रख के सॉल्व कर देना। फिर वो क्या पूछ रहा है सर मेरे को, बी पूछ रहा है। बी में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, एक का ही पूछ रहा है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो क्या सब कुछ गिवन है, बिल्कुल गिवन है, आर तो यहीं पे गिवन है, तो ये वाला आर वहां पे डाल दो और काम हो जाएगा एक पार्टिकल का, तो वैल्यू पुट करके दे देना। फिर अगर जाता हूं मैं सी कैलकुलेशन के पास, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एनीवेज ये एफसीसी है, तो आप लोग वापस वही करोगे, क्या करोगे, यहां से वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आएगा, इस वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, है ना। यहाँ पे मान लो आंसर आता है x, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी अगर निकालना है तो क्या करोगे, x अपॉन a का क्यूब इंटू 100, यहाँ पर का आंसर यहाँ पे रखोगे, a तो यहाँ से निकाला है वहां पे पुट करोगे। ये क्वेश्चन वैसे सीटी में नहीं आता, जो भी आंसर आएगा याद कर लेना 74 आएगा, क्यों सर एफसीसी है तो फिक्स आंसर 74 के आसपास आ जाएगा। फिर परसेंटेज एम्प्टी स्पेस पूछा है, क्योंकि आपका यहाँ से जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था 74, तो देयरफॉर परसेंटेज एम्प्टी या वॉइड का स्पेस जो आएगा वो कितना आएगा, तो 100 माइनस 74 कर देना, आपको आंसर 26 मिल जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है टैकल। तो ये बात भी हो गई। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का जो मुझे डायरेक्टली याद रखना है, यहां से भी सीईटी हर साल क्वेश्चन पूछ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। मेटल्स का अगर एक्स ग्राम का क्रिस्टल आपके पास है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने और नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लेना, x इंटू एन अपॉन रो इंटू ए क्यूब, ये बनता है अपना फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन अभी बताना मतलब इतना वैलिड है नहीं, बोर्ड के टाइम पे इसको अलग से पढ़ा जा सकता था। यहाँ पे क्या है सर, x क्या है, ग्राम इन, हाँ सर ग्राम ऑफ मेटल्स, मेटल इन ग्राम है ना, जो भी है ग्राम ऑफ मेटल। फिर उसके बाद n क्या है, वही तो है नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल। फिर सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो टोटल पार्टिकल बताने थे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे टोटल बताने हैं अपने को एक्स ग्राम में, टोटल इन एक्स ग्राम, टोटल इन एक्स ग्राम मेटल, उसके बताने थे पार्टिकल। रो क्या है सर, डेंसिटी है, डेंसिटी दिया रहेगा है ना, डेंसिटी। ए का क्यूब क्या है, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ना। ए कहां से तो दिया रहेगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ऐसे कुछ हो गया, अब मान लो मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो गए, मेरे को नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो अगर मैंने बोला कि एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल है, तो 4 पार्टिकल यानी कितने यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल है तो 4 यानी कितने, तो कोई भी बताएगा कि 2 रहेगा, क्योंकि एक में 2 है तो 4 पार्टिकल मतलब 2 यूनिट सेल, 10 पार्टिकल मतलब 5 यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में जितने पार्टिकल्स है उतने से उसको डिवाइड करो तो नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलेगा। तो मैं इस फॉर्मूला को क्या करता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला मिलेगा x अपॉन n इंटू रो इंटू ए क्यूब, ये होल डिवाइडेड बाय n करूंगा तो क्या सीधा n से n कट हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा, फिर फाइनल फॉर्मूला मेरे पास मिलेगा, इधर ही लिख दूं x अपॉन रो ए क्यूब, ये मिलता है मेरे पास फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, याद होना ही चाहिए। ओके जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सिर्फ गिवन बताता हूँ बाकी कुछ नहीं। न्यूबियम बीसीसी में जा रहा है तो n का वैल्यू जाएगा 2, बॉडी सेंटर क्यूबिक है। डेंसिटी ऑफ न्यूबियम दिया है, रो कितना दिया है 8.55 ग्राम पर सीएम क्यूब दिया है। एज लेंथ यूनिट सेल जो दी है ए दिया है वो कितना दिया है 330.6 पिकोमीटर। अगेन पिकोमीटर दिया है इस चैप्टर में, हर जगह पे आप लोग कन्वर्ट करोगे किसमें, सेंटीमीटर में, 10 टू द पावर -10 इन सेंटीमीटर, उसका क्यूब कर लेना। हाउ मेनी एटम्स माने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल दोनों निकालना है, प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ न्यूबियम। तो एक्स जो दिया है आपको वो दिया है 0.5 ग्राम दिया है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला आप लोग लगाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एन अपॉन रो इंटू ए का क्यूब, सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व कर लेना। और अगर बीसीसी है तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना है, यूनिट सेल्स, तो यहां से जो आंसर आएगा मान लो x, जो भी आप सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करके, उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि अभी यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल तो 2 है, तो यूनिट सेल 2 से डिवाइड कर लो। ओके
इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो है डिफेक्ट्स यानी इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। थोड़ा 5-10 मिनट का टॉपिक है, ध्यान देना, चुटकी में बता दूंगा। क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन क्या होते हैं। जैसे मान लो एक अंडे का ट्रे था, इस ट्रे में अंडे हैं, जैसे एक सॉलिड में होते हैं एटम्स, इसमें है अंडे। अब मान लो सारे अंडे मुर्गी के थे, मुर्गी के अंडे थे, सारे अंडे मुर्गी के थे, सारे अंडे मुर्गी के थे। अब बीच में क्या हो गया, गलती से एक अंडा जो है वो आ गया बत्तख का, है ना, ये बत्तख का अंडा आ गया, तो डिफेक्ट हो गया, इस क्रिस्टल में डिफेक्ट हो गया। लेकिन ये जो डिफेक्ट है वो सिर्फ एक पॉइंट लेवल पे है, तो उसको अपन बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। मान लो एक और बात करते हैं कि क्या हो गया, मेरे पास में वापस एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, इस सॉलिड में सारे के सारे जो अंडे आने चाहिए थे, मे बी वो मुर्गी के अंडे आने चाहिए थे, मुर्गी के अंडे आने चाहिए थे, यानी एक टाइप के पार्टिकल्स आने चाहिए थे। लेकिन हुआ ऐसे कि एक पूरा का पूरा रो ये बतख के अंडे आ गए, है ना। तो मतलब क्या, एक पूरे लाइन का ही डिफेक्ट हो गया, इसमें सिर्फ एक पॉइंट का डिफेक्ट हो गया था, इसमें पूरे लाइन का ही डिफेक्ट हो गया, गलत पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, तो लाइन डिफेक्ट है। अगर मान लो मैं 3D में जाता हूँ, 3D में, है ना, 3D में एक के ऊपर एक लेयर्स रखता हूं, तो एक पूरा लेयर, एंटायर लेयर ही गायब हो जाता है, एंटायर लेयर का ही झोल हो जाता है। एंटायर लेयर में प्रॉब्लम अगर आता है तो फिर उसको बोला जाता है प्लेन डिफेक्ट। याद रखना, अपने सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स दिए, ज्यादा कुछ दिया नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट के भी सर मेरे पास 3 प्रकार है, एक होता है स्टोइचोमेट्रिक, एक होता है इंप्योरिटी, एक होता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक। क्या क्या मीनिंग है, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट तब होता है, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो तब आपको लेना है, उसमें याद रखना कि एटॉमिक रेशियो जो होता है, एटॉमिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, इवन आफ्टर डिफेक्ट, इवन आफ्टर डिफेक्ट। डिफेक्ट हो चुका है लेकिन फिर भी डिफेक्ट होके भी क्या हो रहा है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स गायब होते होंगे। इंप्योरिटी तो नाम में ही सब कुछ पता चल रहा है, इंप्योरिटी यानी डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, ड्यू टू इंप्योरिटी। जैसे क्या होता है, अगर मान लो लोहे का एक क्रिस्टल है, तो Fe के बीच में कार्बन आ गया, इंप्योरिटी आ गई, तो स्टील बनता है। फिर उसके बाद में मेरे पास आता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में याद रखना एटॉमिक रेशियो चेंजेस, एटॉमिक रेशियो अगर डिफेक्ट हो जाता है तो वो डिफेक्ट के बाद में चेंज हो जाता है, कुछ तो पॉइंट से फर्क पड़ेगा। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट मतलब स्टोइचोमेट्री यानी एटॉमिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा सर, है ना, ये अनचेंज्ड रहेगा। क्या क्या होता है सर इसमें, तो इसमें 3-4 डिफेक्ट हमें दिए हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी और फ्रेंकल। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है मेरे पास वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट यानी क्या, कुछ एटम्स मिसिंग होते हैं, एटम्स मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, एटम मिसिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एटम मिस है और यहाँ पे भी एक एटम मिस हो गया है, तो ये एटम हो गए मिस। तो एटम के मिस होने से वैकेंसी क्रिएट होती है और इसको बोला जाता है वैकेंसी। इसका कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं है। हाँ, इसमें एक बात याद रखना, ये जो पार्टिकल का ओवरऑल साइज है वो तो सेम ही है, मतलब वॉल्यूम सेम ही है, लेकिन पार्टिकल्स कम हो गए तो मास भी कम हो गया, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपका मास डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम उतना ही रह रहा है, तो इसका मतलब वैकेंसी डिफेक्ट में आपकी जो डेंसिटी रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। सिमिलरली एक होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट माने क्या, एक केस होता है जिसमें आपके जो भी सॉलिड है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कैसे हो गई सर, जैसे मान लो एक पार्टिकल गलती से यहाँ पे आ गया जो आना नहीं चाहिए था, इसकी पोजीशन यहाँ पे नहीं है। इंटरस्टिशियल यानी इन बिटवीन पोजीशन, एटम एटम थे, बीच बीच में ही एक आ गया, तो इसमें डेंसिटी इंक्रीज हो गई, क्यों, वॉल्यूम उतना ही है, एटम्स बढ़ गए, मास बढ़ गया। दूसरा केस है, इसमें डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, डेंसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी अनचेंज्ड रहती है। ऐसा क्यों सर, देखो ध्यान से, क्या हो गया, एक एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहां पे वो होना चाहिए था वो छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है या ऑक्यूपाई हो जाता है। इसमें मास भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। ओके, सबसे ज्यादा मेन जहां से सीईटी में फिक्स क्वेश्चन आने का चांस है वो है अपने पास स्कॉटकी डिफेक्ट, है ना, जिसको स्कॉटी बोलते हैं कुछ लोग स्कॉटकी बोलते हैं।
इसका डेफिनेशन क्या होता है सर? इसका डेफिनेशन होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग। एनायन मिसिंग होते हैं। जितने कैटायन गए उतने ही एनायन जाते हैं। अब जितने कैटायन गए उतने ही एनायन गए, तो रेशियो तो उतना ही रह गया। पहले 10:10 था, अभी 9:9 है, मतलब अल्टीमेटली 1:1 है। ऐसे कुछ कहानी होगी। ये कब कब होता है सर? तो ये जनरली ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स में होता है जिसमें आयोनिक कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एनायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है। एनायन ज्यादा एटम्स को टच करता है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट, साइज का डिफरेंस जो होता है कैटायन एंड एनायन में, कैटायन एंड एनायन में वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट इनका रेशियो अगर ले लिया रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, तो वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास मिलेगा मेरे को, है ना? ऐसा कुछ मिल जाता है। तो इससे होता क्या है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो डायग्राम देख लो। जैसे मान लो इसमें क्या है, ये दिखाया है कि यहाँ पर से एक एनायन भी मिसिंग है और यहाँ पर से एक कैटायन भी मिसिंग है। ऐसे डिफेक्ट को बोलना है स्कॉटकी डिफेक्ट। अब वापस ये तो वैकेंसी डिफेक्ट ही है, तो बिल्कुल ये वैकेंसी डिफेक्ट ही है। क्या हुआ इसमें, अगर कैटायंस और एनायंस कम हो गए और वॉल्यूम उतना ही रहा, मास तो कम हो गया लेकिन वॉल्यूम उतना ही है, तो वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब डेंसिटी तो ओवरऑल कम हो जाएगी। मास कम हो गया, वॉल्यूम उतना ही है, मास अपॉन वॉल्यूम था ना, तो ये कम हो गया तो आंसर भी कम हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी रहती है, जितने पॉजिटिव गए उतने नेगेटिव गए, इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। एग्जाम्पल याद रखना, NaCl, KCl और AgBr। AgBr ये दोनों का कॉमन एग्जाम्पल है, अगला वाला फ्रेंकल डिफेक्ट और ये स्कॉटी डिफेक्ट। सिंपल भाषा में याद रख लेना, NaCl, KCl किसके एग्जाम्पल है? स्कॉटकी के। AgBr दोनों का है। इनको छोड़ के अगर कुछ आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो अगले वाले फ्रेंकल डिफेक्ट का है। सर फ्रेंकल में क्या होता है? तो फ्रेंकल में क्या हो जाता है, आपका जो कैटायन रहता है, कैटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो जाता है कैटायन, इन बिटवीन पोजीशन पे चला जाता है। इसके वजह से ये वाला डिफेक्ट होता है। तो असल में क्या होता है, अब पहले तो समझो आयोनिक सॉलिड्स में ही होता है, लेकिन साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन में जमीन आसमान का फर्क होता है। एनायन बहुत बड़ा होता है, कैटायन बहुत छोटा होता है। इसके अलावा इनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होते हैं, एक एटम दूसरे एटम कम एटम से घिरे हुए होते हैं। कैटायन स्मॉल होने के वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के कहीं और ऑक्यूपाई हो जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे जाता है और वैकेंसी क्रिएट होती है। इस डिफेक्ट को फ्रेंकल डिफेक्ट बोला जाता है। याद रहे, क्योंकि कैटायन मिस तो हुआ है लेकिन उसी सॉलिड के अंदर है, सिर्फ इंटरस्टिशियल पोजीशन पे गया है, तो मास में कोई चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह से डेंसिटी रिमेन्स सेम, और डेंसिटी की वजह से बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिमेन्स अनचेंज्ड होती है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि कैटायन एनायन अभी भी सेम ही प्रेजेंट है। यहाँ पे एग्जांपल कौन है? ZnS, AgCl, AgBr, AgR, CF2। अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। NaCl और KCl स्कॉटी के एग्जांपल है, AgBr कॉमन है, बाकी सब फ्रेंकल के एग्जांपल होते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, CET 2025 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट डेवलप व्हेन एन आयन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल। ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल मतलब ये फ्रेंकल है क्या? बिल्कुल। इसके अलावा अब देखो अगला वाला जो इफेक्ट है इंप्यूरिटी, नाम में ही समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, इंप्यूरिटी आने वाली है। इंप्यूरिटी आना माने क्या, एक क्रिस्टल बनना था उसके बीच में दूसरा ही कुछ क्रिस्टल आ गया। जैसे कि इसके दो प्रकार है, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी और एक होता है इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी। क्या मतलब सर? सब्स्टिट्यूट होना यानी ओरिजिनल एटम के बदले में। समझो एग्जांपल को, जैसे ब्रास जो बना रहता है वो कॉपर और जिंक का बना अलॉय होता है। अब इसमें होने चाहिए थे ओरिजिनल कॉपर 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 के एटम, लेकिन कुछ कॉपर को जिंक रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, कुछ कॉपर को जिंक रिप्लेस करता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट बोला जाता है। इसका एक और एग्जांपल भी है, जैसे अलॉयज हो गया, दूसरा एग्जांपल होता है वैकेंसी थ्रू अलियोवैलेंट इंप्यूरिटी। अलियोवैलेंट का क्या, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है Na+Cl- Na+Cl-, एक Na+ को एक Cl- लगता है, लेकिन कभी कभी गलती से क्या होता है, अलियोवैलेंट मतलब आयन विथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक आध आयन आ जाना, तो क्या हो जाता है इन केसेस में, जैसे एक Na का एक ही प्लस चार्ज है तो दो Na का मिला के टोटल चार्ज 2+ हो जाएगा,
अब कभी कभी क्या होता है, एक ही स्ट्रोंशियम 2+ जिसका भी चार्ज 2+ होता है, तो वो 2 Na को रिप्लेस करता है। इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो नहीं गई, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, लेकिन ये Sr2+ अकेला आया और इसने 2 Na की जगह खाली कर दी, एक यहां पर की और एक यहां पर की। तो इसके वजह से क्या हो गई, इंप्योरिटी तो आ गई, और कौन सी इंप्योरिटी है वो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली इंप्योरिटी, इसको बोला जाता है अलियोवैलेंट इंप्योरिटी। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल पोजीशन पे इंप्योरिटी आना, जैसे कि स्टील ये अलॉय होता है, वो होता है Fe प्लस कार्बन। कार्बन बहुत कम होता है वैसे, Fe ज्यादा होता है, लेकिन जरा समझो बात को, क्या हो रहा है, ये जो Fe आयन के एटम्स है, इनके इन बिटवीन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कार्बन की इंप्योरिटी आ जाती है, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। ओके, सीईटी क्वेश्चन क्या पूछ रही है, देखो ध्यान से, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ब्रास अलॉय। तो अपने को पता है ब्रास ये किससे बना था, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर को कुछ जिंक ने रिप्लेस किया था, तो ये सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी था, सब्स्टिट्यूशनल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन स्टेनलेस स्टील, अरे सर स्टेनलेस स्टील क्या था, Fe के बीच में कार्बन आ रहा था, लेकिन कार्बन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ रहा था, तो ये इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट है। ये दोनों रिसेंटली सीईटी 2025 के पीवाईक्यूज है। ओके, अब लास्ट वाले जो डिफेक्ट्स है मेरे पास, वो कौन से है, वो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसमें क्या क्या याद रखना है, जरा समझो बात को। सबसे पहला होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एटॉमिक रेशियो है वो डिस्टर्ब होने वाला है, एटॉमिक रेशियो चेंजेस। डिफेक्ट होने के बाद जो ओरिजिनल एटॉमिक रेशियो था 1:1 1:2, उसमें थोड़ा सा बदल आने वाला है। पहला होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। किन में होता है, ऐसे वाले मेटल्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे एक आराम से एग्जांपल देखो, Ni2+ और O2-, ये मिलके बनाते हैं NiO। इसमें रेशियो क्या है, 1:1, 1:1 का रेशियो है, होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इसमें होता ऐसे है कि Ni जो रहता है ये Ni3+ में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं 2 Ni3+ लाता हूं तो उनका टोटल चार्ज हो जाएगा +6। तो ये कितने Ni2+ को रिप्लेस करेगा, ये 3 Ni2+ को रिप्लेस करेगा, मतलब 2 Ni3+ रिप्लेस करते हैं 3 Ni2+ को। अब इससे हो क्या गया सर, तो समझो बात को, 2 Ni3+ आ गए, 2 Ni3+ आ गए, लेकिन टेक्निकली चार्ज बैलेंस होने के लिए उन्होंने 3 Ni2+ को रिप्लेस कर दिया। तो ये दो तो हो गए, लेकिन यहां पर का भी एक Ni2+ रिप्लेस हो गया और वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस डिफेक्ट को बोला जाता है मेटल डिफिशियंसी। अब इससे क्या हो गया, ओवरऑल काउंट में Na की क्वांटिटी थोड़ी सी हो गई कम और ऑक्सीजन की रह गई उतनी ही। तो रेशो 1 से Na का थोड़ा सा कम हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, कुछ पॉइंट वगैरह में आ गया। आगे वाली बात करता हूं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या होता है मेटल एक्सेस में, जैसे मेटल डेफिशिएंसी में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल आने के कारण एक मेटल आयन कम आया, वैसे मेटल एक्सेस में क्या होता है, एक नॉर्मल अपने पास कंपाउंड था ZnO, Zn2+ और O2-, ZnO रेशियो था 1:1। अब हुआ क्या, यहां पे आप लोग नोटिस करोगे कि समहाउ गलती से इंप्योरिटी आती है Zn इन बिटवीन, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे एक न्यूट्रल Zn आ जाता है। अब ये न्यूट्रल Zn इसके बीच में आ गया, इससे क्या फर्क पड़ा, इससे Zn का ओवरऑल काउंट तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया, 1.1, ऑक्सीजन उतना ही रह गया, अब मेटल एक्सेस हो गया ये वाला। अब इसमें और थोड़ा सा कंसेप्ट बताया है, ऐसे कंपाउंड को अगर आप हीट करोगे, ये ZnO का जो इंप्योरिटी है इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या होता है, ये Zn2+ में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दिखा सकता है। तो ये क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। एक और होता है जिसको कुछ तो भी बोला जाता है एब्सेंटर्स या फिर एनायन वैकेंसीज। ये किसमें होता है सर, जैसे मान लो एक आपके पास क्रिस्टल था Na+Cl-, Na+Cl-, फिर वापस Cl-, Na+Cl-, Na+ एंड सो ऑन। ये NaCl का आपके पास क्रिस्टल था, कभी कभी क्या हो जाता है इसके बीच में भी एक्स्ट्रा सोडियम की इंप्योरिटी आ जाती है इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। अगर ऐसे कंपाउंड को आप क्या करते हो, हीट करते हो, इसको कर दिया मान लो मैंने हीटिंग, तो हीटिंग करने के बाद ये जो Na था यहाँ पे Na, ये Na में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये जो Na था न्यूट्रल Na,
उसको हीटिंग करने की वजह से वो Na+ में गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब नो डाउट होता क्या है, ये जो एक्स्ट्रा नया Na बना है Na+, वो इस कंपाउंड में से किसी एक Cl के साथ रिएक्ट होके NaCl बनाता है और सरफेस पे आता है। अपने को याद क्या रखना है, यहाँ पे बन गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बन गया है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको कुछ अलग कलर से नोट करता हूं। यहाँ पे बन गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन या फिर Na+ में जाने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करी तो कोई ना कोई वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब होगी। वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी तो वहां पे कलर दिखेगा, उसको कलर सेंटर या फिर एप सेंटर बोला जाता है। सीईटी ने क्वेश्चन पूछा है क्या, आपको याद रखना है, NaCl ऑन हीटिंग शोज येलो कलर, येलो कलर। तो ऐसा क्यों होता है, तो NaCl में मेटल एक्सेस, सोडियम एक्सेस आने की इंप्योरिटी हुई रहती है। उससे क्या होता है, जो वो एक्स्ट्रा वाला Na है वो Na+ में जाके एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसकी वजह से कलर दिखता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है एफ सेंटर। बस इतना याद रखना है, फॉरबिडन सेंटर जिसको बोला जाता है, एफ सेंटर, बाकी कुछ नहीं। ओके, अगला वाला। अब हमें सॉलिड्स में कुछ और बातें भी दी है। हमें यह बताया गया है कि सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। तो हमें याद क्या रखना है, कंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो 10⁴ से लेके 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स में होती है। इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स में होती है, यानी बहुत ही कम। और सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो इन बिटवीन 10⁻⁻6 से लेके 10⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स जिनकी कंडक्टिविटी होती है। सबसे कम -10, या फिर इसको अपन चार्ट के रूप में देखते हैं। जैसे मान लो कंडक्टिविटी थी 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁻10 तक, तो वो थे इंसुलेटर। इंसुलेटर फिर थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ी 10⁻⁻6 से लेके 2, ऐसे 2 लिखते हैं, 10⁻⁻6 से लेके 4 तक गई, तो उनको बोला अपन ने सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अगर यही कंडक्टिविटी बढ़ के 10⁴ टू 10⁻7 के रेंज में आती है तो वो हो जाते हैं अपने कंडक्टर्स। इन सब का यूनिट जो है वो क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इतने चार्ट को याद रख लो, बाकी तो कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे ही एक होता है बैंड थ्योरी। तो ये बैंड थ्योरी वही करता है कि एक होता है आपके पास कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ऐसे ऐसे लिखता हूं मैं, इधर लिखता हूं ऊपर कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा, और एक होता है वैलेंस बैंड जिसके इलेक्ट्रॉन्स मूव होने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कैरी होती है। तो अगर इन दोनों का गैप कुछ ज्यादा ही है, ये गैप कुछ ज्यादा ही है, तो इनको बोलना है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर। अगर ये गैप थोड़ा अप्रिशिएबल है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, थोड़ा सा गैप है, तो इनको बोलना है सेमीकंडक्टर्स। और अगर ये लिटरली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो फिर ये होते हैं कंडक्टर्स, बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे भी एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले तो समझो सेमीकंडक्टर के प्रकार कितने हैं। तो मेरे सारे सेमीकंडक्टर जितने अपने पास अवेलेबल है उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर। सर फर्क क्या है इनमें, जरा समझो। अगर मैंने एक सेमीकंडक्टर को एज इट इज, है ना, एक सेमीकंडक्टर अगर एज इट इज यूज कर लिया तो उसको बोलना है इंट्रिंसिक। लेकिन अगर एक सेमीकंडक्टर में मैंने क्या कर दी, डोपिंग कर दी, उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दी, जिसको डोपिंग वर्ड यूज किया जाता है, डोपिंग, इंप्योरिटी ऐड करना, तो अब उसको इंट्रिंसिक नहीं, अब उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दोनों का फर्क समझ में आ गया। एज इट इज यूज किया तो इंट्रिंसिक, अगर उसमें इंप्योरिटी ऐड किया तो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। ये कहानी है।
अब क्या होता है, जैसे इंट्रिंसिक यानी एग्जांपल एज इट इज मैंने यूज कर लिया, किसको, सिलिकॉन को एज इट इज यूज कर लिया, जर्मेनियम को किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में यूज कर लिए, तो इंट्रिंसिक है। लेकिन अगर डोपिंग, अच्छा डोपिंग कैसे होते हैं सर, तो उसके भी मेरे पास होते हैं दो प्रकार, है ना, डोपिंग के बाद इसके भी मेरे पास होते हैं एक्सट्रिंसिक के दो प्रकार। क्या क्या होता है समझो, एक होता है कुछ तो भी एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है कुछ तो भी पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। दोनों में फर्क क्या है, जरा वन बाय वन देखते हैं, एन टाइप और पी टाइप में, यहीं पे लिख देता हूं। अब होता यह है कि अगर मेरे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये होते हैं ग्रुप नंबर 14 के, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अगर मैं क्या करता हूं, ग्रुप 14 वाले सेमीकंडक्टर्स को डोप करता हूं, डोप्ड विथ, है ना, इनको डोप कर दिया ग्रुप नंबर 15 के साथ, ग्रुप 15 के साथ। माने कैसे सर, देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे एक सिलिकॉन था, ये 1 2 3 4 लोगों से बाइंडेड था, ये सिलिकॉन था, ये 1 2 3 4 लोगों से बाइंडेड था, ये सिलिकॉन था, ये 1 2 3 4 लोगों से था, ऐसे कुछ। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक बीच में ही डोपिंग करके फास्फोरस ला दिया, ग्रुप 15 वाला। अब सिलिकॉन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, फास्फोरस के होते हैं 5, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो जाएगी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम डोप्ड विथ फास्फोरस यानी ग्रुप नंबर 15। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं, अपना ग्रुप नंबर 14 के जो भी है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको डोपिंग करता हूं किसके साथ, ग्रुप नंबर 13 के साथ। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं। अब क्या हो जाएगा सर, तो समझो बात को, जैसे मान लो ये सिलिकॉन था, ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा था, ये सिलिकॉन था, ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा था, इधर सिलिकॉन था, ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा था। अब बीच में टोटल 4 बना रहे थे, वैसे यहाँ पे मैंने बोरॉन डाल दिया। बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2, और ये मान लो इधर 3। तो इस लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इधर बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इधर क्रिएट हो जाएगा एक होल, एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगा, क्योंकि उधर 2 इलेक्ट्रॉन आए नहीं, ऑफिशियल बॉन्ड बना नहीं। हाँ, सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन वहां पे बचा रहेगा। जैसे इधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोला था, इधर बोला जाता है होल या फिर वैकेंसी। और क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुए, इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला जाता है, डेफिशिएंट। तो जरा कहानी बताओ क्या क्या हो गई, तो कुछ ऐसे हो गया सर। 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एज इट इज यूज करा तो इंट्रिंसिक, इसमें डोपिंग करी तो उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक। अच्छा, मैं इसको थोड़ा ऊपर भी उठा सकता हूँ कंटेंट को। ओके, तो ऐसा प्रकार होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में। तो डायरेक्ट यूज किया तो इंट्रिंसिक, डोपिंग करी तो एक्सट्रिंसिक। इसके भी 2 प्रकार, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाले के साथ ग्रुप नंबर 14 जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 15 5 वाले के साथ किया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर एन टाइप बनेगा। लेकिन ग्रुप नंबर 14 को ग्रुप नंबर 13 के साथ जो 3 ही बॉन्ड बनाता है उसके साथ किया तो एक बॉन्ड मिसिंग रह जाएगा, उधर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बचेगा लेकिन एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगी, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इस चैप्टर के लास्ट में अगर कुछ दिया गया है तो अपने को ये दिया है कि ये जो मेरे पास सॉलिड्स होते हैं इनकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है। मतलब क्या सर, अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड था, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी है मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, अलग अलग सॉलिड्स को रखा। तो मैंने एक सॉलिड को यहाँ पे रखा तो वो रिपेल हो गया, अगर वो रिपेल हो गया तो वो डायमैग्नेटिक है। रिपेल क्यों होता है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो रिपेल हो जाता है, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैंने वापस एक और कंपाउंड को लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लेकिन वो वीकली अट्रैक्ट हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने आप ही जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 1 to 2, ज्यादा नहीं, 1 to 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो ऐसे लोग, इनको बोला जाता है फेर्रोमैग्नेटिक। और ये पीवाईक्यू भी है, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन लॉक हो जाता है या चेंज होके वो परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो सकते हैं। याद रहे एग्जांपल्स डायरेक्टली पूछे हैं,
N2F2 ये केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से भी अपन बता सकते हैं। तो याद रहे N2F2 NaCl H2 और बेंजीन, ये तो सीईटी का पीवाईक्यू है, बेंजीन ये सारे डायमैग्नेटिक इन नेचर है, इनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी बता सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के, कॉपर 2+ Fe3+ और क्रोमियम 3+, कॉपर 2+ Fe3+ और क्रोमियम 3+, ये सारे, अरे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कम से कम 1 और 2 या 3 ऐसे मिलेंगे, तो यह है पैरामैग्नेटिक। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे Fe का, कोबाल्ट का, Na का, गैडोलिनियम का और क्रोमियम 4+ का, तो आपको 2 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फेरोमैग्नेटिक है। एक आसान सा ट्रिक, अगर चार्ज वाले आयंस है और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होते हैं, अगर कोई डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक वगैरह के मेटल्स है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के 2 से ज्यादा, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। और जिनमें या फिर जो नॉर्मल कंपाउंड्स है प्रॉपर N2F2 NaCl H2 बेंजीन, ये है डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे ये चैप्टर वैसे हो जाता है खत्म। एमसीक्यू सॉल्विंग आप लोग बिल्कुल करिए, मेंशन करिए कमेंट्स में कि आपको ये चैप्टर समझ में आया था क्या, आपको इसके एमसीक्यू सॉल्व हुए क्या। और बिल्कुल पढ़ाई करते रहना है, बिल्कुल कसर नहीं खानी है। इवन दो थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, मोटिवेटेड रहना, पढ़ाई करना बैठ के बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन बाद में यही याद रहेगा। तो हमारा जुनून कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक कहावत है, लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, जो भी बैड इंसिडेंसेस है, नेगेटिविटीज है, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में।